नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। इस देश की राजनीति में जितने भी राजनेता हैं कहते हैं कि वो बहुत बोलते हैं। अगर उसका कुछ भी सदी काम में तब्दील कर दिया जाए तो देश हो या प्रदेश, इसकी तस्वीर भी बदल सकती है। लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ वादा करने पर विश्वास रखते हैं और जब इनको पूरा करने की बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं। प्रदेश के कर्मचारी, हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, इन दिनों मौजूदा मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार का एक वादा उनको याद दिलवाने की कोशिश कर रही है। वादा था पंजाब के समान वेतनमान सहित कई और मांगे। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अब वो इस मसले को लेकर आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर ये एक नए आंदोलन की आहट सी सुनाई दे रही है। बिग बुलेटिन में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हरियाणा में एक नए आंदोलन की आहट है। ये प्रदेश के कर्मचारियों का हल्ला बोल है। कई मांगों को लेकर प्रदेश के हजारों कर्मचारी मंगलवार को छुट्टी पर रहे और सीएम सिटी करनाल में हुंकार भरी। ये केंद्र सरकार की नीति और विशेषकर हरियाणा में जो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार है, इसने चुनाव में आने से पूर्व अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश के मजदूर वर्ग से, प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से असंख्य वादे किए थे। आज बहुत मजबूरन होकर के ये कदम प्रदेश के कर्मचारी और मजदूर को उठाना पड़ा। सेक्टर 12 में आयोजित कर्मचारियों की महारैली में लगभग सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कर्मचारी नेताओं ने साफ किया कि 2 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में वो जरूर शामिल होंगे। कोई निवेदन नहीं है, सीधी चेतावनी है कि आने वाले जो 2 तारीख होगी, 2 सितंबर, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनों के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश में सभी सरकारी विभाग, चाहे बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोडवेज है, सभी औद्योगिक क्षेत्र हमारे पूर्ण रूप से हरियाणा बंद होंगे। इन कर्मचारियों की मांग है कि पंजाब के समान वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 लागू किया जाए, स्थायी कामों में अस्थायी भर्ती की नीति खत्म हो, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, श्रम कानूनों में हुए संशोधन को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। सिर्फ यही नहीं, मनोहर सरकार के लिए मुसीबत नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के कर्मचारियों ने भी खड़ी कर दी है। लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने और 2 महीने से रुके वेतन की मांग को लेकर ये कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा एक बार फिर आंदोलन की भीड़ चढ़ने वाला है और ये देखना होगा कि सरकार इन आंदोलनों से कैसे निपटती है। ईटीवी न्यूज के लिए करनाल से संजीत चौधरी की रिपोर्ट। कर्मचारियों की चेतावनी के बाद इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार के सीपा सालारों का कहना है कि कर्मचारियों की हर मांग मानना संभव नहीं है, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के कर्मचारी मांगों का लंबा चौड़ा चिट्ठा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की हर मांगे मानना मुमकिन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, परंतु मेरे को लगता है कि ये चीज होनी चाहिए।
परंतु वो सारी चीजों को टेक्निकलिटी, बजट, कई चीजों का प्रावधान है, कई चीजों का सिस्टम होता है। उनको कर्मचारियों को भी सरकार की एक साथी बनकर, एक भाई बनकर, एक गाड़ी का पहिया बनकर उनकी सरकार की समस्याओं को समझना चाहिए। इधर कर्मचारी सड़कों पर उतरे तो उधर विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया। जो चुनावी घोषणा पत्र था, जिनको इन्होंने अपना संकल्प पत्र बताया था, उसमें उन्होंने सैकड़ों वादे प्रदेश की जनता से किए थे। आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान देने की बात थी, चाहे वो मान के चलो किसानों की कई बातें थी, वो एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, चाहे कोई भी तबके का व्यक्ति है। आज सरकार से पूरी तरह से दुखी और इंतजार कर रहा है कि इनको सबक सिखाने का। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद सियासी पार्टियां वादों से मुंह क्यों मोड़ लेती हैं। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार के साथ अंकित दुदानी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख के लग रहा है कि हरियाणा में एक और आंदोलन होने जा रहा है। एक और आंदोलन की आहट सुनाई हमें दे रही है। इसी मसले को लेकर आज हमने बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का ये मौजू रखा है। बहरहाल इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेस से केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से जवाहर यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परवीन अत्रे जी इनेलो से, गुरमीत जी हमारा पत्रकार के तौर पर और बुद्धिजीवी के तौर पर ये जो परिचर्चा होगी इसका निष्कर्ष निकालने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं वीरेंद्र धनखड़, महासचिव हैं कर्मचारी संघ के, रोहतक से जुड़े हैं। और हमारे साथ श्रवण सिंह झांगड़ा हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत झांगड़ा साहब आपसे ही करते हैं। क्या मसला है, ये क्यों उतर आए आप सड़कों पर? मांगे जो है आपकी मुख्य, तो जैसा बताया कि पंजाब के समान वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि सभी मांगे जो है पूरी करना संभव नहीं है। सर्वप्रथम मैं अतिथिगण व सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और जो पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके दौरान भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए थे जी। और उन आंदोलनों के बाद में जो सरकार के साथ वार्तालाप हुई उसमें सहमति भी काफ़ी मांगों के ऊपर बनी। जैसे पंजाब के समान वेतनमान की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में फैसला लिया और ये घोषणा की थी कि 1 नवंबर 2014 से इसको लागू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में राज्यपाल जी के पास जाकर के मुद्दा अटक गया कि भाई यदि आपने इसको देना है तो अभी दीजिए, भविष्य की आप क्यों जिम्मेवारी लेते हैं। तो इस बात को लेकर के ये मामला लटका हुआ था और उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यानी पंजाब के समान वेतनमान देने के साथ साथ और भी बहुत सारे वायदे किए थे कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, नियमित भर्ती करेंगे, ठेका प्रथा और निजीकरण के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाएंगे, पंजाब के समान वेतनमान देंगे। और ये कहा था कि यानी मेहनत कश वर्ग को, कर्मचारियों को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी एक अच्छे दिनों के सौपन दिखा करके यानी कर्मचारियों के और जनता के मतों को हथिया करके और उसके बाद में सत्ता में आए। आज 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल में यानी बहुत बार यानी सरकार से, प्रशासन से लगातार हमारी बातचीत भी हुई। यहाँ तक भी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बातचीत हुई। आज तक उसकी प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई है, ये बड़ी दुखदायी बात है। और उसके साथ साथ जहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, ठेका प्रथा और निजीकरण के ऊपर रोक लगाने की बात है, ये आज अपने वायदे से मुकर के ठेका प्रथा और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी पीछे बिजली का आंदोलन चला है, उससे पहले रोडवेज का आंदोलन चला, क्योंकि किलोमीटर स्कीम पे प्राइवेट बसें लाने का प्रयास यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। और उसके साथ साथ यानी भिन्न भिन्न विभागों के अंदर आज जो आप स्ट्राइक पे उतरे हैं, ठीक है, अब आप फिरिस्त मत खोलिए। हम ये पूछ रहे हैं कि आज की जो आपकी मुख्य मांग है, जो आज आपने हड़ताल की है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज की हमारी कोई हड़ताल नहीं थी। आज एक रैली थी हमारी सभी संगठनों को मिला करके। उसमें विशेष मुद्दा हमारा यही था
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में पूरे प्रदेश की जनता व कर्मचारियों के साथ जो वायदे किए थे, आज आप वो लोग वायदे सभी पूरे लोग करें। छुट्टी पे थे? हाँ जी, छुट्टी पे थे जी। कितने लोग छुट्टी पे थे? यानी जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, यानी सभी छुट्टी लेकर के अपने वहां रैली में पहुंचे थे। और लगभग यानी आज यानी पूरा आंकड़ा भी यानी मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता, वहां इतना जन सैलाब यानी उमड़ा हुआ था। क्योंकि एक हर चीज की सीमाएं होती हैं, सब्र की भी सीमाएं होती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वायदे थे। वापस आपके पास लौटेंगे, वीरेंद्र धनखड़ के पास चलते हैं रोहतक जी। आपके हिसाब से क्या मसला है, क्यों उतर आए आज कर्मचारी सड़कों पे? मुकेश जी, सादर नमस्कार। जहाँ तक प्रदेश की वर्तमान सरकार की बात है जी, नमस्कार। देखिए, अपने ही हाथों से चुने हुए आज़ाद देश के अंदर, आज़ाद प्रदेश के अंदर सरकार का प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने आज इस प्रकार जो आक्रोश करनाल के अंदर देखने को मिला, किस प्रकार किस लिए सरकार ने वादे किए थे। वादे करने की जरूरत ही नहीं थी। स्पष्ट स्थिति जाहिर हो रही है कि केवल वोट हथियाने के लिए ही सरकार ने वादे किए थे। विरासत में कुछ ऐसे हालात मिले थे। कांग्रेस की मनसा ही नहीं थी जो वादे किए थे, हमारे जितने भी मुख्य वादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की। जहाँ तक आज की रैली का प्रश्न है, संख्या काफ़ी हाजिरी थी। उसमें एक विशेष बात देखने को ये मिली कि प्रदेश के कर्मचारी और मजदूरों में आज आक्रोश पूर्ण रूप से था। काफ़ी आक्रोश की भावना थी। आज की रैली से राज्य की सरकार को यह एहसास हो जाना चाहिए कि प्रदेश का कर्मचारी और मजदूर की ताकत क्या मायने रखती है। 16 अप्रैल को लेटेस्ट हरियाणा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, 2 बार प्रदेश के वित्त मंत्री जी के साथ बातचीत हुई। क्या आज तक किसी एक भी मांग को तो धरातल पर लाने का प्रयास किया जाए? प्रदेश की जनता को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारी को बहुत कुछ दिया जा रहा है। आज हरियाणा कैबिनेट ने अपने 90 सदस्यीय विधानमंडल के सभी सदस्यों का वेतन दोगुना करने की बात कही है। हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, परंतु साथ में प्रदेश के कर्मचारी का दोगुना वेतन कर देंगे। आज प्रदेश का कर्मचारी न पंजाब के बराबर है न केंद्र के बराबर है। केंद्र के समान में 1000 रुपए का वैलिड बैंड पॉइंट है और इस को भी हम परिचर्चा में लेंगे, बल्कि इसी से शुरुआत करते हैं। इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं, जो हमारे कर्मचारी महासंघ के झांगड़ा साहब को आपने सुना, धनखड़ साहब को सुना। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो विधायकगण हैं, विधायकगण से मतलब आपकी पार्टी के भी होंगे, उसमें कांग्रेस के भी होंगे, इनेलो के भी होंगे, उनका वेतन दुगना होने वाला ही है, ऐसा हमें लग रहा है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है, इसकी याद तभी आती है जब घोषणा पत्र बनते हैं और वो घोषणा पत्र सिर्फ कागजों में रह जाते हैं, सुनवाई नहीं होती इस वर्ग के। मुकेश जी, देखिए, इसके साथ एक बात और थोड़ी सी जोड़ दी जाए जो जांगड़ा साहब ने भी बोली। जांगड़ा साहब ने एक बात बोली कि साहब झूठे वायदे करके मतों को हथिया कर सत्ता में आ गए, और बिल्कुल सही। अगर आप देखिए, जब आप चुनाव में गए, आपने चुनाव में जाके लोगों को वायदे किए और लोगों को बोला कि साहब हमें वोट दीजिए, हम पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जब ये बातें कह के आपने वोट मांगे, लेकिन जब सत्ता में आ पाए और इन वायदों को याद दिलाया गया, तो अलग अलग फॉर्मूले विकसित कर लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अब कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने की जहां बात आई, तो कैप्टन अभिमन्यु एक नया गणित लेके आगे कुछ दिन पहले बोले जी अगर वेतनमान पंजाब के बराबर दिया तो नुकसान हो जाएगा। वो गणित तो कैप्टन अभिमन्यु बता पाएंगे कि क्या गणित है वो। दूसरी बात, जब ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात आई तो ये बयान भी आया था, एक इन्हीं के मिनिस्टर थे कि पंजाब के बराबर आपको वेतनमान चाहिए तो हरियाणा में तो नहीं मिलेगा, पंजाब में चले जाए। राजकुमार सैनी का बयान, राजकुमार सैनी का बयान था। हाँ। इसी तरह से आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप धनखड़ साहब को उठा कहिए, धनखड़ साहब ने जिस तरह से बात कही थी कि जो इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का वायदा किया था, उसमें भी धनखड़ साहब का बड़ा जवाब था। उन्होंने साफ कहा था कि साहब जो घोषणा पत्र बनाने वाले कुछ और होते हैं और चुनाव लड़ने वाले लोग कुछ और होते हैं। और इसी तरह से सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने यह बात कही थी वापस आपके पास तो ये वायदा लौटेंगे। एक बार रुक करते हैं हम केवल ढींगरा साहब का। केवल ढींगरा जी, आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी को कोसने का मौका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और आप लोग विपक्ष में हैं। लेकिन ये जो करा धरा है ये तो आपकी सरकार का ही है। आप लोगों ने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं और गवर्नर साहब ने अटका दिया कि भाई देना है तो अभी दो, बाद में देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो उस वक्त क्यों नहीं दिया? आपकी मंशा में कहीं ना कहीं खोट तो था। अगर उस वक्त दे दिया होता तो आज ये बिग बुलेटिन की बिग डिबेट ना होती।
नहीं देखिए, हमारी सरकार जिस समय थी उस समय तो 6th पे कमीशन आया था और वो लागू हुआ था। पंजाब के समान वेतनमान की बात पंजाब कर के रहे हैं। समान वेतनमान की जहां तक बात है, हमारे टाइम पे हमने एक गोहाना में रैली की थी और वहां पे हमारे जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उन्होंने उस समय 7,000 रुपए पर एक कांस्टेबल को जो पुलिस की भर्ती है और 2,000 रुपए कर्मचारियों के वहीं इंक्रीज किए थे। और उसके बाद ये भी कहा जो था 2000 और 7,000 का राग जो आप अलाप रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जब दोबारा सरकार आती है तो हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे। लेकिन चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको अपने ले रहे हैं, मैनिफेस्टो में इनको लिखा याद था, करवाइए कि जो पिछली सरकार थी उसने क्या किया था और गवर्नर साहब ने क्यों उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। ये वाली बात शायद इन्होंने सुनी नहीं, सिर्फ इतनी सी बात दोहरा दीजिए। इसमें हम ये कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया गया था पंजाब के समान वेतनमान देने का, और उस समय ये निर्णय लिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि हम 1 नवंबर 2014 से इसको लागू करेंगे। 1 नवंबर 2014। हाँ जी। तो उस पर राज्यपाल जी ने ऐतराज जताते हुए उसको खारिज कर दिया था, जिसके कारण वो आज तक लटका हुआ है। समझ गए। अब ढींगरा साहब ने सुन लिया, सुन लिए। क्या तारीख बताइए आपने? 1 नवंबर 2014। 1 नवंबर 2014। 1 नवंबर 2014 तक आपकी सरकार के पास ये हक था कि उस निर्णय को पोस्टपोन किया जा सके? नहीं, मैंने आपको यही कहा कि उस समय फौरी तौर पे जो मुख्यमंत्री ने किया 1 नवंबर 2014 1 नवंबर 2014 की जो तारीख आप बता रहे थे, वो आप कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उस वक्त आपकी सरकार थी, हमने ये कतई नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो दोबारा सरकार बनेगी उसमें हम इस पंजाब के समान वेतनमान लागू करेंगे। लेकिन जहां 1 नवंबर 2014 किया था, ये सरकार, हमने ये कहा आपकी था सरकार कि 2,000 रुपए कर्मचारी संघ की तनख्वाह आपकी सरकार का जो कार्यकाल था वो कब तक, पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाई थी। कब तक का आपको मैंडेट दिया गया था, बताइए? ये बात 2014 की है। 2014 की है ना? जो बात मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए ना, ये बात आपकी सरकार कब तक थी? पहले 6th पे हुड्डा साहब की सरकार कब तक थी इस प्रदेश में? 2005 से लेके 2014 तक। 2014 के कौन से महीने तक लागू हुआ? वो 2014 के कौन से महीने तक थी? जब हमने एक सीधी बात अनाउंस ये की कि जो जैसे हमारी नई सरकार बनती है तो हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे। लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप था। आपका दाव नहीं चला, आपका दाव नहीं चला, आपका दाव नहीं चला और गवर्नर साहब तक आपकी मंशा समझ गए। बहरहाल आपको छोड़ते हैं क्योंकि आपने जो किया जनता ने आप तो उसका जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। अब वायदे करने की बारी थी भाजपा की। कमेटी की रिपोर्ट एक मिनट, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने जो कहा, आपने जो किया, इनके पास आपके कोटे का लोगों के पास पड़ी है। आपके कोटे का हमने आपको सुना दिया। आपके कोटे का जो आपने किया हमने सुना दिया, जनता ने आपको जवाब दे दिया, आईना दिखा दिया। अब आप आ रहे हैं भाजपा के पास। भाजपा के जवाहर यादव जी हमारे साथ हैं। जवाहर यादव जी, आपकी जो सरकार है इसमें हर जगह ये सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है, कि आप लोग वायदे बड़े बड़े करके आ गए और धरातल पर आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जनता अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही। ठगा हुआ महसूस अपने आप को वो कर रहे हैं जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं कि हम हथियाकर सत्ता में आ गए। जब आप लोकतंत्र के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमने जो वादे किए उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। कर्मचारियों, अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ये तो कोई डिबेट का तरीका नहीं है। मैंने बोलना शुरू किया, आपने बीच में अपनी वो दे दी। बोलिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने वो कैबिनेट में पास किया था जिसको आप कह रहे थे। मैंने क्योंकि तो ये मेरा समय है ना, ये मेरा समय बोलने का। आप उसमें सब्र कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं। मेरे बाद आप प्रश्न खड़ा करेंगे, एंकर कहेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। जहां तक जितने भी कर्मचारियों से संबंधित मांगों का प्रश्न है, उसमें अनेकों विषयों पर हमने काम किया, अनेकों विषय किए भी है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पुलिस के लोगों को साप्ताहिक अवकाश मिला है। तो एकमात्र अगर भारत का कोई प्रदेश है वो हरियाणा है, जिसको हमने लागू किया है। आज तक नहीं तो पुलिस पर के कर्मचारियों पर काम का इतना दबाव था, उनका कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं था। ये चीज रिकॉर्ड पर है। उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं और बता दूं क्या उपलब्धियां बाद में गिनवाएंगे ना। नहीं, मैं सुन लीजिए ना, जो आपने कहा क्या किया, मैं वो बता रहा हूं क्या किया। ऐसे मेरे मित्र ने
मेरे मित्र ने कहा कि माधवन कमेटी की रिपोर्ट आ गई और माधवन कमेटी को लागू नहीं करे, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं माधवन कमेटी में यह भी लिखा है कि बिजली बोर्ड के अलावा बाकी चाहे हरियाणा रोडवेज हो चाहे बाकी चीजें हो, उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो वेतन आयोग चाहिए। हमने तो सुनी नहीं, अभी देखिए, अभी बोलने लगेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है जी। या तो मुझे कहीं मैं शांत हो जाता हूं, मैं इनको सुन लेता हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो उसके बाद, अरे 1 मिनट के बाद बोल लेना ना, 1 मिनट के बाद बोल लेना भाई, मेरे अक्सर ज्ञान 1 मिनट के बाद दे देना। सुन लीजिए, कोई कुछ निकल रहा है क्या आपका जो मेरे बाद नहीं बोल पाओगे? चलिए, माधवन कमेटी जिनका मेरे मित्र ने जिक्र किया, उस माधवन कमेटी में ही ये लिखा है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, उन्होंने ये कहा कि हमें केंद्र के अनुसार वेतन आयोग चाहिए, ना कि पंजाब के चाहिए। बिजली बोर्ड के कर्मचारी यहां मांगते हैं पंजाब के अनुसार, बाकी कर्मचारी मांगते हैं केंद्र के अनुसार। दोनों पक्षों की हम बात सुन रहे हैं। और दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि वो उपलब्धि के रूप में बता रहे थे कि हमने 6ठा वेतन आयोग की सिफारिशें मांग ली। ये जाकर अमानी गई। जब 10 साल में जब 7वां वेतन आयोग आ रहा था, हमने इसके लिए कमेटी बना दी है। 11 अगस्त को उसकी कमेटी की मीटिंग हो रही है और 30 सितंबर तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये हमने किया। इसके अलावा आशा वर्कर का वेतन जो मान है वो हमने डबल किया। इसके अलावा 1 जनवरी 2006 से पहले हुए रिटायर लोग, उनके ग्रेड पेंशन को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन में 300% की बढ़ोतरी की। ये मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहा हूं। इसके अलावा जो परिवार पे निश्चित, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर विकलांग बच्चे डिपेंड थे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी कि एक एज के बाद 18 के बाद वह माता पिता है, तो हमने उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान किया। इसके अलावा जो कर्मचारी हरियाणा के कर्मचारी दिल्ली में रहते थे, इनका जो मकान का भत्ता था वो 2000 रुपए का था, वो हमने 3000 रुपए कर दिया। उम्मीद है हमारी सरकार ने कर दिया है। उम्मीद है यादव साहब हमारी सरकार ने कर दिया है। इस बात पे हो रही है। और देखो, और बौखलाहट देखो, आज विपक्ष की बौखलाहट देखो। सुन लीजिए, विपक्ष की कहां है? सुनना चाहता है। कर्मचारी सड़कों पे, इनको दिक्कत हो रही है सुनने में। चलिए, अपनी अपनी बात आप तीनों ने कह ली। एक बार ये जो पहला राउंड है, चर्चा करना नहीं चाहते। गुरमीत जी आपके पास हम आ रहे हैं। ये जो पहला राउंड अपना रहा, इस राउंड में कर्मचारी नेताओं को सुना हमने। भाजपा को, हम इसके उत्तर, मैं भाजपा कमेटी में कर्मचारी में दो मत है। भाजपा ने हर वो पॉइंट गिनवाया जिसे वो उपलब्धि मानते हैं, लेकिन असली जो सवाल है, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर ब्रेक लेंगे, क्या फायदा होगा? रुक जाइए ना, आप सारे पढ़े लिखे और आप प्रोफेशनल प्रवक्ता हैं, तो ये बोलने की आजादी सबकी है। तो सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, क्योंकि उससे परिचर्चा खराब होगी, उसमें मजा नहीं आएगा। फिर आप तीनों बोलते रहेंगे, ना आपको समझ में आएगा ना जनता को समझ में आएगा। गुरमीत जी, ये जो पहला राउंड था, 2 कर्मचारी नेताओं को हमने सुना, अपने हिसाब से इनेलो ने उस पर रिएक्शन दिया, कांग्रेस ने दिया और भाजपा ने अपनी उपलब्धियां गिनवानी शुरू कर दी। ये जो आज की हड़ताल है, इसके संदर्भ में ये तीनों का जो लॉजिक है उसको आप कितना समझे, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, एक बात तो ये मुकेश कि कभी बिजली बोर्ड का होता है, कभी कोई और होता है, कभी रोडवेज का होता है। इसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत स्पष्ट बात दिखने में आ रही है पिछले 1 दशक में, कि जो लोग भी सरकारों में हैं, उनका एक जो रवैया है सरकारी कर्मचारियों को लेकर, वो पॉजिटिव नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने उस बात का जिक्र भी किया था कि नेता लोग अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, इसका जो सबसे सॉलिड उदाहरण है वो ये है कि वर्ष 2004 के बाद जो एक पेंशन योजना थी, उसको पूरी तरह से बदलकर जो सरकारी कर्मचारियों पर एक सबसे बड़ा अगर ब्लो था तो वो पेंशन स्कीम को खत्म करना था। और अब जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम और ये वो चल रहा है, जबकि जो पहले की पेंशन स्कीम थी मुकेश, हम सब जानते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसी थी जो सामाजिक सुरक्षा या रिटायरमेंट के बाद, जबकि जो नेताओं ने अपनी पेंशन स्कीम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ एमएलए ऐसे हैं जो मान लीजिए 40 साल की 45 साल की आयु तक 3 बार एमएलए रह लिए, जबकि उनकी पूरी एक एक्टिव लाइफ है, फिर भी 1-1 लाख रुपए उनको 1.5 लाख, मतलब उसमें उन्होंने कहीं तब्दीली नहीं की। और उनको कितनी पेंशन्स मिलती? और ये बिल्कुल हर एक पारी की एक पेंशन मिलती है, 1-1 लाख की पेंशन सारी जिंदगी, जबकि वो 40 साल में उनके अपने व्यवसाय चल रहे, रोजगार चल रहा है। ऐसे हरियाणा में भी उदाहरण है। अब दूसरी बात अभी की, देखिए फैसले जैसे जवाहर जी ने गिनाए, नो डाउट इन्होंने किए हैं, कांग्रेस भी गिना देती है। सभी के जो ऊपर ओवरऑल, अब मान लीजिए जो केवल जी कह रहे थे कि हमने कहा कि 2014, भाई या तो आप फैसला कर देते या यही कर देते कि हम जब अगर सरकार में आए तो हम कर देंगे, जैसे मैनिफेस्टो में किया था।
कैबिनेट कम में से कम निर्णय ऐसा ही कर करना जाते जैसे एक जांच हास्यास्पद आरक्षण का फैसला। करके गए थे कि हमने एक दे दिया था, हास्यास्पद, बाद में देखा जाता जो बल्कि होता। उसे अगर कहें तो सीधा सीधा प्रलोभन था एक तरह से कर्मचारियों जी। कि भाई आप हमारी दोबारा सरकार बना दो तो हम 1 नवंबर से करेंगे, या तो वो इमीडिएट उसी डेट से जिस दिन कैबिनेट ने की इनको उसी दिन यकीन कर नहीं देते। था, इनको यकीन नहीं था कि क्योंकि सरकार आचार संहिता बनवाएंगे। नहीं लगी हुई थी। तो इनको लगा लालच देंगे तो शायद सरकार बन जाए दोबारा इस से, तरह से लेकिन वो जब फैसले- लालच इनका कामयाब नहीं हुआ। दूसरा और भाजपा पे आरोप, गुरमीत जी वापस आएंगे, और बस एक भाजपा पे sentence। आरोप जी। दूसरा, जब जवाहर जी जब या ये लोग जब बीजेपी के हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं डिफिन मांगों पे, ये कहते हैं कि जी हमें शुरू में कहा करते थे तो हम इनकी बात सुन भी लिया करते कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला, हम सारे वादे पूरा करेंगे, सारे, ये बात अब तो 2 साल हो गए, तो आफ्टर ऑल जो सारे वादे हैं उनको आप कैसे अगले 3 सालों में पूरा करने जा रहे हैं? आपने ये वादा किया था। दूसरी बात, जहां तक कर्मचारियों की बात है, अब अभिमन्यु जी कहते हैं कि भाई नुकसान है। देखिए, मैं इतना तो नहीं समझता, ठीक है अभिमन्यु जी को बहुत वित्त की जानकारी होगी, व्यवसायी भी है, सब कुछ है, लेकिन कर्मचारी भी इतना गधा तो नहीं है, इतना बेवकूफ तो नहीं कि उसे पता नहीं मेरा फायदा कहाँ है, नुकसान है। अगर उसे पंजाब के वेतनमान में नुकसान होगा तो वो डिमांड क्यों करेगा? वो भी तो अपना कैलकुलेट करके बैठा है। चलिए वापस आएंगे, और ये जो पूरे आंकड़े का खेल है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जवाहर यादव जी, हम आपसे भी कई सवालात पूछेंगे कि जो घोषणाओं की झड़ी सरकार ने लगा रखी है, ये पहले वाले घोषणा पत्र वाले तो नहीं हो रहे, लेकिन 1800 वादे पिछले कुछ 2 सालों में मुख्यमंत्री जी ने किए हैं योजनाओं के, उस पर भी चर्चा होगी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले ये जो चर्चा थी काफी गर्म हो गई थी। भाजपा की सरकार है तो जाहिर है कि आरोप भी भाजपा पे ही लगेंगे, और आरोप लगाने में कांग्रेस और इनेलो पीछे कैसे रह सकते हैं। कर्मचारी नाराज हैं तो जाहिर है कि इनका टारगेट भी सरकार ही है। ब्रेक में जाने से पहले जब जवाहर यादव जी से हमने बातचीत की तो इन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियां गिनवाई जो इनकी सरकार ने काम किया, और उन उपलब्धियों से हम, जो आपने कहा, हम उसे बिल्कुल 100% सही मानते हैं जवाहर जी। लेकिन आज का जो विषय है, ये कर्मचारी जो लोग सड़क पे उतरे हैं, जिसके विजुअल्स आपने देखे हैं, और कर्मचारी वर्ग के 2 नेता उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने जो वायदे किए उसमें से कुछ वायदों की फेहरिस्त हमारे पास है कि मुख्यमंत्री साहब ने 30 जून 2016 तक, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कुल मिलाकर 1811 वायदे किए हैं, और अभी तक उनमें से केवल 906 परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया है। ये हकीकत है। और कुछ वायदे तो आप ऐसे कर गए कि आपके ही विभागों ने आरटीआई के तहत ये खुलासा किया है, इन 1811 में से 31 घोषणाएं तो ऐसी हैं जो संभव ही नहीं है, यानी हाथ खड़े कर दिए हैं, वायदे कर दिए गए लेकिन वो संभव नहीं है। ये सरकारी दस्तावेज में रिकॉर्ड है। कहिए। आपका धन्यवाद कि आपने ये तो माना ये वो है जो सरकार आने के बाद हमने घोषणाएं की होगी जिन पे काम किया। आपने ये तो माना कि 900 से ऊपर, यानी कि जो आपने कहा, आपके आंकड़ों को ही मैं मानते हुए कि 50% चीजें तो ऐसी है जिन पर काम शुरू हो चुका है। बाकी कुछ 31 ऐसी है जिनको ये कहा गया कि अगर वो फील्ड की रिपोर्ट आई होगी, नहीं है, नहीं हो सकता, वो एक विषय। परंतु ये मान के चलिए घोषणा पत्र के अलावा मैक्सिमम ये 900 वादे ऐसे हैं, 900 चीजें ऐसे हैं जिस पर हमने काम शुरू कर दिया। तो मैं तो इससे उत्साहित हूं, हतोत्साहित वाली कोई बात नहीं है। परंतु हम आज मूल जो प्रश्न है जिस पर कर्मचारियों की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये भी था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाला विषय एक मूल विषय था जिस पर कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ लगातार बात कर रहा है। अभी हमारी हरियाणा रोडवेज की मीटिंग हुई थी जिसमें उनके कर्मचारी मिले, उनके 8200 कर्मचारी 2003 से लेकर 2014 तक के थे। वो 8200 कर्मचारी, हमारी जो पिछले सप्ताह मीटिंग हुई उसमें सहमति बन गई कि उन 8200 कर्मचारियों को हम पक्का करने जा रहे हैं। ये हमने ऑन एयर बोन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, ये सर्व कर्मचारी के मित्र में भी उसकी पुष्टि कर देंगे हमारी।
उसके अलावा उस डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारियों की कमी थी, जब तक वो एसएस बोर्ड उनकी भर्ती करता है, उससे पहले चाहे वो कंडक्टर है चाहे वो ड्राइवर है, उनको हमने पूरा करने की बात कह दी। इसके अलावा 2003 और 2013 और 2014 का बोनस मिलना था 5-5 हजार रुपए रोडवेज के कर्मचारियों को। 2014 का ये खत्म हो जाता है मार्च में, फिर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और अक्टूबर तक सरकार ने काम किया था, उन्होंने नहीं दिया, वो भी हमने दिया। उसके अलावा 2014 और 15 का भी दे दिया है। तो कर्मचारियों के प्रत्येक वादे के प्रति ये सरकार सजग है। हमने जो कहा है उसको करेंगे और माधवन की कमेटी भी अभी आएगी, उसमें कुछ कर्मचारी बिजली बोर्ड पंजाब के अनुसार, बाकी दूसरों का सबका रास्ता निकालेंगे। और 7वां वेतन आयोग, मैं आपको कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि देश में सबसे पहले अगर राज्य में लागू होगा वो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार हरियाणा में करेगी, क्योंकि 30 सितंबर तक जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट भी हमारी आ जाएगी। जी, कर्मचारी नेता के पास एक बार हम रुक करते हैं, सीधा चलते हैं रोहतक। धनखड़ साहब, ये जो वायदे एक बार फिर से अब टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से हो रहे हैं कि जो 7वां वेतन आयोग है अगर देश में शुरू होगा तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार करेगी, यकीन रखने का मन कर रहा है आपका या कुछ आपके अलग तर्क हैं? जी मुकेश जी, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले अगर छठे पे कमीशन की विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। जहाँ तक जी माध्यमन आयोग की रिपोर्ट की बात है, जी माध्यमन आयोग को कोई विशेष अधिकार नहीं थे, केवल विश्लेषण करने के लिए, जानकारी देने के लिए, सिफारिश करने के लिए भी नहीं। वो एक फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली बोर्ड नहीं, केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारी टीचिंग लाइन है, शिक्षक वर्ग है, वो केंद्र के समान मांग कर रहा है, क्योंकि वो पंजाब से थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जो कर्मचारी हैं, बहुमत में जो संख्या है 70%, 72%, वो आज भी पंजाब के समान हमारी मांग है। और पुनः जो 7वां पे कमीशन की ज्वलंत मांग है, हमारा तात्पर्य केवल मात्र सरकार का विरोध करना नहीं। सरकार ने भी जस्ट कुछ ही दिन पहले शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी करी, इसमें कुछ एक संशोधन अगर कर दिए जाएं तो ये ठीक है। हम हरियाणा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, जनता के नौकर हैं। सरकार का विरोध करना हमारा कभी मकसद न था, न रहेगा, न हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। 7वां वेतन आयोग दूसरे साथी के पास हम चल रहे हैं, शरवण सिंह झांगड़ा जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो सड़कों पे उतरना था, क्या जो सरकार तो कह रही है कि हम आपकी सारी बात मान रहे हैं और धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो फिर सड़क पे उतरने का फैसला क्यों लिया आप लोगों ने? इसमें हमारा कहना ये था जी, जैसे अभी यादव साहब ने रोडवेज के चालक परिचालक रेगुलाइजेशन के बारे में बात रखी है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पीछे घोषणा पत्र में वायदे किए थे, क्या ये एक वायदा मात्र तो नहीं है, ये हकीकत है। तो उसके साथ जैसे अभी बात कर रहे थे यादव साहब कि आशा वर्कर का वेतन बढ़ाया, अब कितना वेतन है सही पूछो। आशा वर्कर का वेतन सुन करके यानी आम आदमी को शर्म आती है कि क्या वेतन है। उसके साथ जो कच्चे कर्मचारी थे क्या पक्के हुए, क्या ठेका प्रथा के ऊपर निजीकरण के ऊपर रोक लग गया, जैसे भी पीछे बिजली का आंदोलन हुआ। और उसके साथ साथ जो अभी लगातार ये अपना आंदोलन चल रहे हैं, हम यही मांग करते हैं जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो पूरे कीजिए। और जो छठे जो इसमें 7वें वेतन आयोग की बात हम कर रहे हैं, 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, इसमें जो पीछे यानी वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने का आश्वासन अभिमन्यु जी के द्वारा दिया गया है। अब वो लागू होगा या नहीं होगा, ये एक असमंजस की स्थिति यानी पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है। आप ये बताइए, ये जो हड़ताल पे आप उतरे हैं और सीएम सिटी को आपने चुना करनाल को, तो ये जो आपकी जो बातचीत सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत से बात बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो लॉजिकल चीज़ें हैं उनमें तो आप कहीं ना कहीं के साथ सहमत खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये जो मास लीव का या इस रैली का मायने क्या है इसके, मतलब आपकी भी नेतागिरी चलती रही, ये तो नहीं? इसमें हमारा नेतागिरी से कोई वो नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी महोदय जी का लेटर जारी हुआ है कि हर विभाग की यूनियन से हर 3 महीने के अंदर बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन हम खुद यानी बातचीत के लिए जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, हमारे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि मैं खुद लेटर देने वाला हूँ वहाँ पर ओएसडी साहब को
है कि 4 और 5 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ का शिष्टमंडल वार्ता के लिए आ रहा है, यानी कम से कम 10 दिन पहले लेटर दे करके आए और खुद मुख्यमंत्री जी वहां होते हुए बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई कोई निकट भविष्य में कोई वार्ता निश्चित हो जाए, लेकिन कोई समय नहीं दिया गया। और जब आंदोलन हम अपना करते हैं, जब सरकार के पास समय निकल आता है, और इसमें ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अकेला कर्मचारी नहीं, पूरी जनता का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता जा रहा है और हर चीज की सीमाएं हैं। ये आंदोलन शुरू हो चुका है। वापस आपके पास आते हैं, क्योंकि अब फिर वो नेतागिरी वाली टोन में आ गए। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं झांगड़ा साहब कि जब आप बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के लिए टाइम नहीं मिला, तो क्या उसका एक रास्ता ये है कि मैक्सिमम जो स्टाफ है वो जाके रैली में चले जाए, जो प्रदेश को उसके कारण नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी होनी चाहिए ना? मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया और हमने रैली कर दी। तो राजपूत जी, इस बात के बारे में हम स्पष्ट कहते हैं कि आंदोलन करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। और रही बात वायदे पूरे करना, तो एक अलग बात है। अब जो हम आंदोलन करते हैं उसके ऊपर भी रोक लगाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया गया है। जैसे 25 नवंबर को हमारी चेतावनी रैली थी करनाल के अंदर ही, और 21 नवंबर को एक लेटर जारी हुआ कि किसी को भी हड़ताल धरने प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। उसी प्रकार जैसे बिजली वालों का आंदोलन चला हुआ था, उस समय उस आंदोलन को कुचलने के लिए एस्मा का प्रावधान उसमें किया गया। और रही बात इस बात के बारे में, एक यानी कर्मचारियों की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से यानी सरकार को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। या तो हमारी मांगों का समाधान किया जाए, और नहीं तो अभी तो बिजली का कर्मचारी ही जनता के बीच में गया था। सर्व कर्मचारी संघ पहले भी आह्वान करता रहा है, और सभी संगठन मिलकर के इन नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। किसी सूरत में अपना ये रोका नहीं जा सकता, और वार्ता के जरिए इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि वार्ता को आगे बढ़ाएं अगर मतलब चाहें तो, क्योंकि वार्ता ये भी एक बड़ा मंच है ईटीवी का, और यहाँ पर आपके भाजपा के प्रतिनिधि बैठे ही हैं, मुख्यमंत्री साहब के काफी करीब हैं। चाहते क्या हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं झांगड़ा साहब, हम ब्रीफ में बताइए। हमारी कोई बड़ी चाहत नहीं है, हमारी चाहत ये है कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करें। कौन सा वायदा? एक पर्टिकुलर वायदा बताइए। रेगुलाइजेशन का है, ठेका प्रथा निजीकरण के ऊपर है, नियमित भर्ती का है, पंजाब के समान वेतन। ये कह रहे हैं इस पे काम हो रहा है। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। ये काम हो रहा था हमारे साथ बातचीत करके, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि चलिए वापस आपके पास लौटते हैं। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, क्योंकि जो सरकार है, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टीज के नाम बदलते रहते हैं, नेताओं के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों की दशा दिशा यही रहती है कि टाल मटोल का रवैया। जब आपकी सरकार रही होगी तब भी हड़तालें होती होंगी, अभी भी हो रही हैं, कांग्रेस में भी हुई थी। तो ये जो मसला है आपके हिसाब से कैसे इससे निपटा जा सकता है? क्योंकि सरकार के पास हमेशा आप कहें कि एक तर्क रहता है कि भाई काम हो रहा है, और आज तो सरकार जा नहीं रही है, दूसरी बन नहीं रही है, तो अभी 3 साल पड़े हैं। देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी मसले को निपटाने का सबसे बड़ा जरिया तो डायलॉग ही होता है। जब तक डायलॉग सरकार एस्टेब्लिश नहीं करेगी, मसले नहीं निपटा करते। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी विडंबना है। अगर आप पिछले 2 साल के कार्यकाल को देखेंगे सरकार की, जब भी कोई वर्ग आंदोलन के लिए आया, चाहे वो टीचर्स की बात करें, गेस्ट टीचर्स की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसान, किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, सरकार की तरफ से अपने वायदों को कभी भी पूरा नहीं किया गया, चाहे उस आंदोलन के दौरान किए वायदे हों या घोषणा पत्र में किए वायदे हों। आपने देखा, देखिए कर्मचारी नेता सीधा सीधा सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट बोला कि साहब जो बातें अभी भी कर रहे हैं यादव साहब, पता नहीं कल होंगी कि नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी विश्वसनीयता खोई हुई है, और जब सरकार की विश्वसनीयता खो जाए तो कोई भी देखो, अभी एक यादव साहब ने बड़ी मजेदार बात बोली कि साहब देखिए लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अरे साहब, आप वायदा करते हैं, वोट लेते हैं, वायदा पूरा नहीं करते हैं, झूठ आप बोलते हैं, लोकतंत्र में विश्वास दूसरों का नहीं है। लोकतंत्र का तो हनन आपने किया जब आपने जो वायदा किया, आपका कर्तव्य बनता है। पंजाब के बराबर वेतनमान का वायदा आपका था, आपने घोषणा पत्र में लिखा था, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको पूरा करें। लेकिन यहां पे अब सवाल यह आ जाता है कि वित्त मंत्री जी कहते हैं कि जिससे तो कर्मचारियों को नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी नीतियां कारण है इस तरह के आंदोलन का। जब इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं लगातार प्रदेश में, तो सरकार पूरी तरह से फेल है, ये आंदोलन साबित करते हैं। 7वें वेतन आयोग की, मुझे लाइन लूंगा, 7वें वेतन आयोग की बात हो रही थी, और जवाहर साहब भी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए बहुत लंबा तो नहीं जाऊंगा। पहली चीज तो यह है कि 10 साल में एक वेतन आयोग बैठता है,
और उसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ मनी, जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बेसिक फंडा ये रहता है। 23% का इंक्रीज मिलता है कर्मचारियों को 10 साल के अंदर, जो 7वां वेतन आयोग है। और अगर महंगाई का ग्राफ को देखेंगे तो वो दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। और इस तरह की बातें करके आप कर्मचारियों को किसी तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय आप डायलॉग एस्टैब्लिश करके अपने किए वायदों को पूरा करने की बात करें। समय कम है, उम्मीद आपने अपनी बात कही होगी। ढींगरा साहब, आपको ये जो परिचर्चा है इसमें बैठ के अफसोस हो रहा है कि अगर हुड्डा साहब ने जो कर्मचारियों को जो खुश करने के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा में भी पास हो गया था, फिर उसमें तारीख डाल दी 1 नवंबर 2014 की, अगर वो कर गए होते अपने कार्यकाल में तो शायद आपके विधायकों की संख्या आज की तुलना में ज्यादा होती। देखिए, मैं तो इस बात पे सीधी सीधी एक ही बात करूंगा कि मुझे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने सारे मैनिफेस्टो के वादों से मुकर चुकी है और सरकार लोगों और कर्मचारियों को कंफ्यूज कर रही है और लोगों का बेवकूफ बना रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 6वें पे कमीशन की बात करें चाहे 7वें पे कमीशन की बात करें, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। लोगों को कंफ्यूज करके उनको झूठे दिलासे देके और बड़ी बड़ी बातें करके इधर उधर की चीजें करके बेवकूफ बनाना चाहती है सरकार, और कोई और कुछ नहीं है इनका काम। गुरमीत जी, जो पूरा लबोलबाब मेरा मत नहीं लिया, यानी आपका जो मत है बिल्कुल शुरू में लिया और दोबारा से एक बार फिर से आऊंगा मैं आपके पास अगर समय। देखो मुकेश, जैसे मैंने वापस जो झूठे ये करे और अंदर जाए, फाइनलिटी नहीं है, फाइनलिटी नहीं है, पारदर्शी नौकरी। गुरमीत जी, जो पारदर्शी है ये सरकार पारदर्शी नौकरी देती है। एक मिनट गुरमीत जी, सरकार ने आपके बारे में मत बना रखा है, माननीय न्यायालय ने आपके बारे में मत दे रखा है, चर्चा करें, माननीय न्यायालय ने आपके एक मिनट दोनों से गुजारिश है, आप दोनों सुन लीजिए। गुरमीत जी, माननीय न्यायालय ने आपके बारे में मत, माननीय न्यायालय ने आपके बारे में मत दे रखा है। गुरमीत जी बोलेंगे आप प्लीज। मैं ये कह रहा था, देखिए माननीय न्यायालय मत दे रखा है। ये बात 7वें वेतन आयोग की बार बार बात चली है। ये बात सही है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने 2006 का वेतन आयोग 2009 में लागू किया था, 3 साल बाद, और इन्होंने इसी साल में लागू कर दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को तो अगस्त की सैलरी में वो इंक्रीज मिलने वाली है। पर जो बात प्रवीण ने कही वो भी ठीक है कि ये सबसे कम इंक्रीज है। आप इस बात के लिए तो अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि हमने टाइम से दे दिया, बट आपको ये भी मानना पड़ेगा फिर कि ये 70 सालों में ये कहा जा रहा है कि सबसे कम इंक्रीज है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इसका मूल कहाँ है, मूल जड़ में यही है कि लगातार जो हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसने नेताओं को ये बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई कर्मचारी ये काम करते नहीं, ये बोझ हैं। हर जगह पर, एक जगह नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो पिछले 10 सालों में और उससे पहले भी, लगातार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, ये जो जवाहर जी जो 900 घोषणाओं की और आप बात कर रहे थे मुकेश, वो घोषणाएं कौन सी हैं? वो प्रशासनिक घोषणाएं हैं कि हमने तहसील को सब डिवीजन बना दिया, हमने स्कूल को अपग्रेड कर दिया, हमने यहाँ की गली पक्की कर दी। उसको आधार की वो मुद्दा है ही नहीं यहाँ पर कि भाई मुख्यमंत्री है ना, वो तो है ना, होने उनमें जो कुछ रह गई ज्यादातर हो गई। ये 50% कह रहे थे आप, 1100 में 900 कह रहे थे, और ज्यादा हुई है प्रतिशत के हिसाब से। बात है नीतिगत मामला। नीतिगत मामला ये है कि क्या आप रेगुलराइज करने के लिए गंभीर हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए गंभीर हैं। एक, मैंने जैसे कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात से कन्विंस हो रखे कि ये बोझ हम कर्मचारियों का नहीं उठा सकते। इसी की शुरुआत 2004 में हुई थी जब पेंशन स्कीम को खत्म किया गया था, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। जो पुराने कर्मचारी हैं, जांगड़ा साहब को मालूम होगा, ये लोग तो समझिए कि जैसे कोई बहुत मोती दान करके आए हैं, जो इन्हें पेंशन स्कीम के आगे जो 2004 के बाद जो बेचारा पिछले 12 साल में एम्प्लॉई है, जब वो रिटायर होगा उसको भी अंदाजा ही नहीं है कि उसके और पहले वाले कर्मचारी में कितना फर्क है। और आगे धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, यहां तक कि गाड़ियां तक आउटसोर्सिंग की जाती हैं कि भाई सरकारी गाड़ियां मत खरीदो, प्राइवेट टैक्सी हायर कर लो। ये एक सोच लगातार विकसित हुई है पिछले 10 सालों में, जिसमें कांग्रेस भी ठीक है ये सोच, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और ठेका सिस्टम और आउटसोर्सिंग सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली जो टॉप लोग बैठे हैं वो उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो लोग कर्मचारी उनके रहमो करम पे होते हैं। दूसरा, कर्मचारी अगर काम नहीं करते तो उसकी जिम्मेदारी जो लीडरशिप है उसके ऊपर है, जो वो अपने पे लेना नहीं चाहती, वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाते। जो अपनी टॉप हायरार्की है, जो सारी, जैसे मैंने कहा, नेता क्यों नहीं अपनी पेंशन स्कीम बंद करते या उसमें चेंज करते, वो क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते, वो क्यों अपने भत्ते लगातार बढ़ाते रहते हैं अगर उन्हें लगता है कि बोझ है। कर्मचारियों के बारे में एक आम जनता के बीच में भी छवि, आप और तो छोड़ो मुकेश, आप वेतन आयोग के जो इनके अध्यक्ष थे उनका अगले दिन आप पेपर में बयान पढ़िएगा, उनका बयान ही कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ आदमी को फायदा होता है और 100 करोड़ आदमी भुगतता है।
क्योंकि जब भी वेतन आयोग आता है तो ये कहा जाता है कि महंगाई बढ़ेगी। आप उस इंटरव्यू को पढ़िए जो उन्होंने नेक्स्ट दिन दिया है। एक पूरी सोच रेगुलर कर्मचारी की विरोधी है, और वो कांग्रेस की भी है, इनकी भी है, और हो सकता है एनएलडी अगर प्रदेश में या केंद्र में उसकी कोई भूमिका होगी तो वो भी लेके चलेंगे, क्योंकि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है ये वो जो ये चाहती है। विश्लेषण आपने किया, उम्मीद है कि जनता ने इसको पूरे तरीके से सुना होगा। आज जो बिग बुलेटिन का समय है वो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इस बुलेटिन का उद्देश्य ये था इसकी आवाज भी आप तक पहुंचे और सरकार के इस को लेकर क्या विचार है वो भी पहुंचे। जौहर जी आज माफी चाहेंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन इस सेकंड जो राउंड में शुरुआत आपसे ही की थी, तो आपका फर्स्ट राउंड में की थी, सेकंड में नहीं की। सेकंड राउंड में आप ही से शुरुआत हुई थी और पहले राउंड में सबसे बाद में थे आप। वापस फिर आपको दोबारा से बुला लेंगे क्योंकि बिग बुलेटिन हर रोज होता है। आज समय यहीं पर समाप्त होता है, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।